एस.एस. राजामौली के बाहुबली ने पूरे के पूरे साउथ सिनेमा को ही नहीं बल्कि पूरी के पूरे इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्केल पे रिप्रेजेंट किया। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने इस लार्जर देन लाइफ एपिक को आपके साथ डिस्कस करने में इतना ज्यादा लंबा टाइम लगा दिया। खैर, बाहुबली की कहानी और भी आगे बढ़ने वाली है बाहुबली द इटर्नल वॉर के साथ। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाहुबली द बिगिनिंग और कंक्लूजन के बिहाइंड द सीन मेकिंग और फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें जानने के बाद आपका माइंड ब्लो होने वाला है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बाहुबली जैसे इतने बड़े एपिक को बनाने के लिए डायरेक्टर एस.एस. राजामौली को उतना ही एपिक इंस्पिरेशन भी लगा था, जिसके लिए उन्होंने महाभारत को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था। साथ ही साथ उनके पिता वी विजेंद्र प्रसाद, जो उनके ज्यादातर मूवीज को लिखते हैं, उन्होंने ही इन दोनों मूवीज को लिखा है, जिसमें उनके पिता के हिसाब से ये कहानी बाहुबली के साथ साथ शिवगामी और देवसेना की भी है, जहाँ पर उनके हिसाब से उन्होंने शिवगामी के कैरेक्टर को कुंती और कैकेयी से इंस्पायर करके लिखा था। वहीं पर देवसेना के कैरेक्टर को उन्होंने माँ सीता पर इंस्पायर किया था। इसके अलावा इस पूरी की पूरी कहानी को उन्होंने भारत की अमर चित्र कथा और ऐसी ही कई सारी कहानियों से भी इंस्पायर किया था। इन दोनों मूवीज के अंदर शिवगामी यानी राजमाता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसी के कारण पहले इस रोल को प्ले करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस एक्ट्रेसेस को कंसीडर किया जा रहा था, जैसे कि एक्ट्रेस श्रीदेवी, जिन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए एक्चुअली 6 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इसके अलावा सुष्मिता सेन, लेकिन इन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। फाइनली इस रोल को तेलुगु एक्ट्रेस रामैया कृष्णन ने प्ले किया। इंडियन एक्ट्रेस से याद आया कि आपको मालूम है कि इस मूवी के अंदर एक ऐसा एक्टर भी है जो इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे यंगेस्ट यानी छोटा एक्टर है, और वो कोई और नहीं वही है जिसने नवजात बाहुबली का रोल प्ले किया था। एक्चुअली इस रोल के लिए यहाँ पर एक ऐसे ही नवजात बच्चे की तलाश थी, लेकिन जैसा कि इस मूवी की फिल्मिंग की शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट थी, वन ऑफ द प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स ने इस बात को बताया कि उनके यहाँ पर एक बेटी हुई है, और यहाँ पर डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने उसी छोटी बच्ची को कास्ट कर लिया। वैसे इन दोनों मूवीज के अंदर प्रभास ने खुद को एज बाहुबली बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित किया और उनकी फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में कई गुना बढ़ गई। पर क्या आपको मालूम है, इस मूवी के लिए कन्विंस करने के लिए एस.एस. राजामौली ने उन्हें लॉयन किंग का एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर वो मुफासा और सिम्बा दोनों को प्ले करेंगे। वैसे यहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली को महेंद्र बाहुबली या फिर शिवा से थोड़ा ज्यादा बल्कि दिखाया गया था, जिसके कारण यहाँ पर प्रभास ने महेंद्र बाहुबली के सीन्स को पहले शूट किया था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा बल्कअप हुए थे, और तकरीबन इस रोल के लिए तैयार होने के लिए उन्हें 1.5 करोड़ के जिम इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी थी, और इन सीन्स के बाद ही उन्होंने महेंद्र बाहुबली का रोल प्ले किया, जिसकी वजह से बाप बेटे में एक विजुअल डिफरेंस देखने को मिल पाया। इस मूवी के अंदर हमें एक्चुअली कालकेया नाम के ब्रूटल वॉरियर्स को दिखाया गया था, जिनकी अपनी एक भाषा किली किली थी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप चाहें तो इसे खुद भी रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे डिजाइन किया था लिंग्विस्टिक मदन करके ने, और इसका इंस्पिरेशन उन्हें तब आया था जब वो ऑस्ट्रेलिया में PhD कर रहे थे। इस लैंग्वेज के लिए तकरीबन 750 वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके 40 से भी ज्यादा कॉन्क्रीट ग्रामर रूल्स भी हैं। इस मूवी की अनाउंसमेंट एक्चुअली साल 2011 में हुई, और साल 2013 तक आते आते इस मूवी की फिल्मिंग ऑफिशियली चालू हो पाई, जहां पर शूटिंग की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कुरनूल के रॉक गार्डन्स में हुई। इसके बाद वाटरफॉल के सीक्वेंस के लिए यहाँ पर केरला के अथीरपल्ली फॉल्स पर शूट किया गया। वहीं पर पूरा का पूरा महेशमती का किंगडम का सेट एक्चुअली रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शूट किया गया था। वहीं पर कुछ स्नो के सीक्वेंसेस के लिए बल्गेरिया का इस्तेमाल किया गया। बाय द वे, रामोजी फिल्म सिटी के अंदर जो सेट बनाया गया था, उसे बनाने में ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपीस का खर्चा आया था, जिसमें 100 एकड़ की जगह पर पूरे के पूरे सेट को बनाया गया था। और इस सेट के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल ने 1500 स्केचेस डिजाइन किए थे। इनके अलावा मूवी के अंदर कई सारे वेपन, आर्मर्स और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 तक के वेपन रेप्लिकास को बनाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसकी मदद से भलाला देव के स्टैचू के 100 फीट के सर को बनाया गया था। साथ ही साथ कई सारे फ्लेक्सी फोम्स का इस्तेमाल करके लेदर और आर्मर्स को डिजाइन किया गया था।
खैर, अगर आप भी एक बाहुबली फैन हैं और आपने इस मूवी को इंडिया में देखा था तो आप बाकी दुनिया से काफी लकी साबित हुए, क्योंकि एक्चुअली इस मूवी को बाकी दुनिया में 20 मिनट छोटा करके रिलीज किया गया था और इसे चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ साथ कई सारी एशियन, यूरोपियन और अमेरिकन रीजन्स में इसे रिलीज किया गया था। बात करें अगर इन मूवीज के विजुअल इफेक्ट्स की तो वो काफी ज्यादा इंटेंसिव था, जहां पर इस मूवी को बनाने के लिए तकरीबन 15,000 स्टोरी बोर्ड्स की जरूरत पड़ी थी, जो इंडियन सिनेमा के हिसाब से अब तक का हाईएस्ट है। और यहाँ पर मूवी के 90% सीन्स को विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू इनहैंस किया गया था, जहां पर तकरीबन 600 विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट ने इन दोनों मूवीज पे काम किया था। वहीं पर ऑन द ग्राउंड बिहाइंड द सीन शूटिंग के लिए तकरीबन 5,000 जूनियर आर्टिस्ट की वॉर सीन्स के अंदर जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा इस मूवी को तकरीबन 18 अलग अलग विजुअल इफेक्ट स्टूडियोज ने संभाला था, जिसमें मेजॉरिटी इंडियन वीएफएक्स टीम के साथ साथ कुछ फॉरेन कंपनीज भी थीं। खैर, पहली मूवी का वो वाटरफॉल वाला सीन सबसे ज्यादा ट्रिकी था, जहां पर इस पर्टिकुलर शॉट को ही क्रिएट करने में लगभग 2 साल तक का वक्त लगा था, क्योंकि यहाँ पर वाटर सिमुलेशन को कहानी के हिसाब से परफेक्ट करना था। खैर, 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग के रिलीज होने के बाद सीधे 2017 में बाहुबली द कंक्लूजन को रिलीज किया गया, यानी बाहुबली 2। लेकिन ये 2 साल का भी गैप और ज्यादा बढ़ सकता था अगर इस मूवी को बैक टू बैक शूट नहीं किया गया होता तो, जहां पर एक्चुअली बाहुबली द बिगिनिंग के रिलीज होने के दौरान बाहुबली द कंक्लूजन एक्चुअली 40% तक कंप्लीट हो चुकी थी। और एक्चुअली पहली मूवी के रिसेप्शन ने सेकंड मूवी को पॉलिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प की, वरना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था ये बात जानने के लिए हमें 5 से 7 साल भी लग सकते थे। सेकंड मूवी के रिलीज से पहले ही 22 नवंबर 2016 को सपोजिटली इस मूवी के एक 2 मिनट के वॉर सीक्वेंस और तकरीबन एक 9 मिनट के वॉर सीक्वेंस को फेसबुक पर किसी ने अपलोड कर दिया था। ऑफ कोर्स यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्व हुई और उन्हें सजा मिली, लेकिन वहीं पर कुछ आउटलेट्स ने इस बात का दावा किया कि ये सब एक्चुअली जानबूझकर कराया गया था ताकि लोगों के बीच में मूवी के रिलीज होने से पहले ही हाइप क्रिएट की जा सके। वैसे उस सीन के अंदर वीएफएक्स नहीं था और उस रॉ फुटेज को लीक किया गया था, जिसके कारण इसे एक इनसाइड जॉब माना जा रहा था। सेकेंड मूवी बाहुबली द कंक्लूजन एक्चुअली पहली मूवी बनी जिसे 4K हाई डेफिनेशन फॉर्मेट में रिलीज किया गया था, और एक्चुअली इंडिया में तकरीबन 200 स्क्रीन्स ने इस मूवी की वजह से खुद को 4K प्रोजेक्टर्स के रूप में अपडेट किया। खैर, अगर बात करें पहली मूवी के रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस मूवी को अपेरेंटली 180 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और अपने पहले ही वीकेंड में इस मूवी ने 263 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और 9 दिन के अंदर अंदर इसने 300 करोड़ रुपए का मार्क क्रॉस कर दिया और ये पहली साउथ इंडियन मूवी बनी जिसने 300 करोड़ कमाए। और अपने एंड ऑफ रन तक इस मूवी ने तकरीबन 650 करोड़ रुपए कमाए। वहीं पर इसे 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया और ये जीतने वाली पहली तेलुगु मूवी बनी। साथ ही साथ इसे बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए भी ये अवार्ड दिया गया। दूसरी मूवी और ज्यादा जानदार साबित हुई, जहां पर इस मूवी को 250 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया। एंड ऑफ कोर्स पहली मूवी इतनी शानदार साबित हुई थी कि सेकंड मूवी के रिलीज होते ही इसने अपने डे 1 में 217 करोड़ की कमाई वर्ल्ड वाइड की और वीकेंड तक इसने 510 करोड़ की कमाई की। साथ ही साथ ये इंडिया की सबसे पहली मूवी बनी जिसने 1000 करोड़ रुपए पहली बार कमाए और अपने 2 हफ्ते के रन के अंदर अंदर इसने 1200 करोड़ रुपए कमाए और फाइनली 1800 करोड़ रुपए के साथ इसने अपना फाइनली वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रन क्लोज किया। ऑफ कोर्स इस बार भी इसे कई सारे अवार्ड्स मिले, बट स्पेशली नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर इसे बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफर और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए अवार्ड दिया गया। खैर, इन दोनों मूवीज के बाद लगता तो ऐसा ही था कि बाहुबली की कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअली उसकी कहानी को कंटिन्यू करने का एक नया तरीका अपनाया गया, वो भी नए स्टाइल के साथ, जहां पर हमें एनिमेटेड फॉर्म में देखने को मिलेगी बाहुबली द इटर्नल वॉर। और ये बाहुबली के पृथ्वी लोक से जाने के बाद की कहानी होगी। इस एनिमेटेड मूवी का ट्रेलर रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था, जहां पर इसकी एनिमेशन क्वालिटी और स्टाइल बहुत सारे लोगों को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और आर्केन टीवी शो की भी याद दिलाता है। एंड डेफिनेटली दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी इस बार ली है डायरेक्टर ईशान शुक्ला ने।
जिन्होंने डिज्नी के लिए स्टार वॉर्स विजन में काम किया था और अपने बाहुबली की इसी आइडिया को उन्होंने एस.एस. राजामौली को पिच किया था। यहाँ पर कई सारी इंटरनेशनल वीएफएक्स कंपनीज एक साथ आई हैं, जिसमें यूके की एविएंचर, जार्टन, फ्रांस की एलकाइड स्टूडियो और इंडिया की माहिरा विजुअल लैब्स इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ इस मूवी के स्क्रीन प्ले को स्कॉट मॉइजर लिख रहे हैं। भले ही एनिमेटेड मूवी है तो क्या, लेकिन इस मूवी को बनाने में तकरीबन 120 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और मूवी के अंदर तकरीबन 14 कॉस्मिक रियम्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। ऑफ कोर्स ये मूवी 2 पार्ट में रिलीज होगी, जिसमें इसका पहला पार्ट 2027 में स्लेट किया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बाहुबली फैंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेटिस्फाई करेगी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस मूवी सीरीज के बारे में और क्या क्या मालूम है और आप आने वाली बाहुबली द इटर्नल वॉर के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।